This is our 15th lecture. We are studying about sources of magnetic field. लास्ट लेक्चर तक जो डिस्कस किया था, जिस लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हम डिस्कस कर रहे थे, मैग्नेटिज्म इन मैटर। और इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं दैट आर मेड अप ऑफ एटम्स, और जो एटम है, हर एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं या क्वार्क्स भी होते हैं, मतलब बहुत ही छोटे पार्टिकल भी होते हैं। तो जब ये मूव करते हैं, हमने ये बात पढ़ी हुई है कि जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो इसकी मोशन के साथ क्या होता है, जब एक चार्ज मूव करेगा, इसकी मोशन के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएट हो जाता है। यानी जब चार्ज मूव करता है इट मींस करंट प्रोड्यूस होगा। जब करंट प्रोड्यूस होगा तो उसके विसिनिटी में उस कंडक्टर, जिस कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है, उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा, यानी उसके वो मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, मैं इसमें एक एग्जांपल लेता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स अ चार्ज पार्टिकल दैट इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट, और मिसाल के तौर पर ये काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इस फिगर में जैसे दिखाया हुआ है विद वेलोसिटी v। अब क्या है कि हमने बात पढ़ी थी, जब भी हम चार्ज की बात करेंगे, हम पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे, तो हम अगर कहें कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर रहा है काउंटर क्लॉकवाइज, तो हम कहेंगे कि जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और इसके ऑर्बिट का जो रेडियस है दैट इज r। और आपने ये बात पढ़ी हुई है कि जो चीज ऑर्बिट में मूव कर रही है, इट मींस उसके मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम मोमेंटम का सहारा लेते हैं। तो मोमेंटम जो है, हम एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे जिसे रिप्रेजेंट करते हैं एल से, दैट इज जो एल है, यानी एंगुलर मोमेंटम है, ये बराबर होता है m मल्टीप्लाइड बाय v क्रॉस r। यहाँ पे v वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी टेंजेंट टू दिस सर्कल। ठीक है, और r इसका रेडियस होगा। तो जिस प्लेन में आप क्रॉस प्रोडक्ट लें इसका v क्रॉस r का, तो आपको पता चलेगा कि जो l है, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कौन सा प्लेन? जिस प्लेन के अंदर ये ऑर्बिट हम ले रहे हैं। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसकी मोशन इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से जो प्रोड्यूस होगा इस इलेक्ट्रॉन का, क्या उसे कहते हैं, इसे म्यू को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट जो प्रोड्यूस होगा दैट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अच्छा, एक बहुत ही बेसिक चीज है वो ये कि जब करंट जो है, करंट बराबर होता है चार्ज ओवर टाइम। जहां पे मैं ये कहूंगा कि हम करंट को इक्वल ले लेते हैं चार्ज, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और मैं ये जो सर्कल मुकम्मल करता है जितने टाइम, उसे टाइम पीरियड कहते हैं, इसलिए मैंने आई को बराबर लिख लिया E by T। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आगे मैं आपको इन बातों का पता है कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड सर्कल में जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसके लिए 2πr ओवर v के बराबर होगा। और इसको मैं अगर इक्वेशन 1 में लिखूं इस टाइम पीरियड की वैल्यू को, तो मेरे पास जो करंट की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू ev over 2πr। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ the magnitude of the magnetic moment associated with this current loop is given by ये मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। और मैग्नेटिक मोमेंट जो है ये बराबर होता है आई मल्टीप्लाइड बाई ए। क्या चीज है यहाँ पे? एरिया ऑफ द सर्कल।
ठीक है। एरिया ऑफ द सर्कल जो है ये पाई आर स्क्वायर होता है। मैं अगर ऊपर जो इक्वेशन 2 दी हुई है, इस इक्वेशन 2 को यहाँ पे यूज करूं, मतलब करंट आई की वैल्यू यहाँ पे मैं यूज करूंगा, तो मेरे पास म्यू विल बी इक्वल टू ई वी ओवर 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। आप कुछ टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी और फाइनली जो है म्यू विल बी इक्वल टू 1/2 ई वी आर के बराबर आ जाएगा। ठीक है। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज एल इज इक्वल टू एम वी आर के बराबर होता है। जब हम वी और आर को समझें कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है उस केस में, तो मैं यहाँ पे मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन लूंगा, क्योंकि हमारा जो पार्टिकल है दैट इज मूविंग इन अ सर्कल इज इलेक्ट्रॉन। सो आई प्लेस्ड हियर एम ई। और इक्वेशन 3 को फिर हम इस तरह लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम के म्यू जो है ये बराबर होगा ई ओवर 2 एम ई मल्टीप्लाइड बाई एल। ये जो रिजल्ट है ये शो करता है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। और जो चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है इज अ नेगेटिव चार्ज, इस वजह से ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से म्यू और एल जो कि वेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। ठीक है। और इसी तरह जो है हम कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स उस प्लेन के परपेंडिकुलर हैं जिस प्लेन के अंदर मतलब ऑर्बिट के प्लेन के परपेंडिकुलर है दोनों। ठीक है। तो नेक्स्ट ये कि क्वांटम फिजिक्स जो है ये हमें बताती है कि एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है दैट इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब क्या? डिस्क्रीट है, मतलब हर वैल्यू इसकी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है। और हम फिर इस एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू को क्योंकि ये क्वांटाइज्ड है और हम इसको लिख सकते हैं एज मल्टीपल ऑफ एच कैट। एच कैट क्या चीज है? एच कैट इज इक्वल टू एच ओवर पाई। ठीक है। एच और एच क्या है यहाँ पे? एच इज प्लांक्स कांस्टेंट और एच कैट एच और 2 पाई दोनों एक कांस्टेंट है, इसको एक नया कांस्टेंट का नाम दिया गया जिसे एच कैट से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, स्मॉलेस्ट नॉन जीरो वैल्यू इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट की दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई ई ओवर 2 एम ई इंटू एच कैट के बराबर होती है। ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था क्लास में भी कि व्हाई ऑल सब्सटेंसेस आर नॉट मैग्नेटिक इवन दे आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स। और एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और अदर पार्टिकल्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं मोशन की वजह से। तो क्या होगा? मोशन की वजह से क्या होगा कि करंट पैदा होगा और करंट जहाँ पे जिस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है उसके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएटेड होती है। इसका मतलब ये कि हर एक एटम हर एक सब्सटेंस जो है मैग्नेटिक होनी चाहिए। ये क्यों नहीं है? ये इस वजह से नहीं है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट पैदा होता है चार्ज मोशन की वजह से वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होते हैं। और इस कैंसलेशन की वजह से हर एक जो एलिमेंट हर एक जो सब्सटेंस है दैट इज नॉट मैग्नेटिक। इसकी रीजन यहाँ पे मैंने लिखी भी है, पढ़ लें। अच्छा, ये तो हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो है जो रिवॉल्व करता है ना इन एन ऑर्बिट। इसके साथ साथ क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन भी करता है अपने एक्सिस के अबाउट। अगर ये स्पिन करता है इसका मतलब क्या कि जिस तरह ये फिगर में दिखाया हुआ है इस कोने में कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन भी करता है। इस स्पिन की वजह से भी एंगुलर मोमेंटम पैदा होगा। हेंस वी कैन से दैट देयर इज अ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है। लेकिन इसकी जो मिकदार है, इसकी जो क्वांटिटी है दैट इज वेरी स्मॉल। एस यहाँ पे लिखा हुआ है एस स्पिन एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 इनटू एच कैट। ठीक है। म्यू स्पिन जो है दैट इज इक्वल टू ई एच कैट ओवर 2 एम ए। ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है जो मैग्नेटिक मोमेंट की स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट पैदा हो रहा है इसकी वैल्यू बहुत थोड़ी होती है और अमूमन हम इसे इग्नोर कर देते हैं। इक्वेशन 7 में बेटा देखिए कि राइट साइड है इक्वेशन की, इसमें सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं।
can be constant है 2 m e all are constant, और इन सारे कांस्टेंट्स को बोर मैग्नेटार्म भी कहते हैं। बोर मैग्नेटार्म को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू बी से। तो इस तरह बोर मैग्नेटार्म जो है विल बी इक्वल टू ई एच कैट ओवर 2 m e, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज 9.27 into 10 raised to power minus 24 पर टेस्ला। जॉल पर टेस्ला है, इसे हम ऐसे यूनिट में भी लिख सकते हैं, दैट इज ये इक्वल होता है 1 जॉल पर इक्वल होता है किसके 1 एम्पेयर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक बात हम इलेक्ट्रॉन की कर रहे थे। अगर हम ये भी तो कह सकते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन अदर particles are also moving, means that are moving in the sense they are spinning about their axis। तो मैं अगर ये बात कहूँ कि जो मैंने अभी बात की थी कि जो एंगुलर मोमेंटम या मैग्नेटिक मोमेंट पैदा होगा ड्यू टू द स्पिन ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, that is ignored. Why that is ignored? The fact is that अगर इक्वेशन 7 को यूज करें तो इक्वेशन 7 में जो म्यू स्पिन है मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन, इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जब बात करेंगे प्रोटॉन की या न्यूट्रॉन की तो क्या होगा, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है दैट इज मच ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर एक ग्रेटर वैल्यू लगाई जाएगी डिनोमिनेटर में तो क्या होगा स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट पैदा हो रहा है उसकी वैल्यू बहुत ही थोड़ी होगी। अगर कंपेयर किया जाए इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट के साथ, इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज अबाउट 1000 times greater than the moment produced by the spin of proton or neutron। इसलिए इसको हम कर देते हैं, यानी ये तो 1000 गुना कम है मैग्नेटिक मोमेंट प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। और अगर स्पिन, यहाँ पे स्पिन की बात कर रहे थे, इसके एक ऑर्बिट के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो दैट इज बोथ आर स्पिनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, वो एक दूसरे के मुखालिफ समत में स्पिन करते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल भी कर रहे हैं। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से हम स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसे हम इग्नोर कर रहे हैं। ठीक हो गया। आगे यहाँ पे हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है इनकी कितनी टाइप्स हैं। मैग्नेटिक मटेरियल जो है ये 3 किस्म की है। पहली किस्म है वो फेरोमैग्नेटिज्म की है। फेरोमैग्नेटिज्म ऐसे मटेरियल जो फेरोमैग्नेटिक है, हम ऐसे मटेरियल को फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। तो इस ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये अमूमन क्रिस्टलाइन होते हैं। इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो हो सकती है निकल, कोबाल्ट, आयरन, गैडोलिनियम और डायस्प्रोजियम हो सकती हैं। और इनमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कैसे होती है, मतलब ये मैग्नेटाइज कैसे हो जाते हैं जब हम इन मटेरियल्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो क्या होता है कि इनमें जो मैग्नेटिक मोमेंट पाए जाते हैं वो अलाइन कर लेते हैं अपने आप को अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर तो वो मैग्नेटिक मोमेंट सस्टेन कर दे इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कौन सा, एक्सटर्नल फील्ड। तो हम ऐसे मटेरियल फेरोमैग्नेटिक होते हैं और ये हम इनको कह सकते हैं कि ये जो एक्सटर्नल फील्ड उसको हटा दें तो भी ये मैग्नेटिक रहते हैं। ठीक है, और की खसूसियत एक ये भी है कि हम जो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं और उस एक्सटर्नल फील्ड के अप्लाई करने की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट्स अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, वो उस सूरत में भी अलाइन कर लेते हैं इवन वी अप्लाई अ वेरी वीक एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, तो मतलब कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, फेरोमैग्नेट जो है वो एज कंपेयर टू अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स दीज आर स्ट्रॉन्ग। अच्छा, हम
जो जो परमानेंट अलाइनमेंट होती है मैग्नेटिक मोमेंट्स की, ये क्या होती है, ये सस्टेन होती है, रहती है बाकी इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द magnetic field. Permanent alignment is to a strong coupling between neighboring moments. ठीक है, ये कपलिंग की वजह से होता है, और इस कपलिंग को यहाँ पे आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, हम इसे क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बात और मैं आपसे करना चाहूंगा कि अगली फिगर से, बल्कि मैं वो आपको सही समझ आएगी उस फिगर में, ये पहली फिगर में देखें, ए फिगर में, ये इस फिगर के अंदर ये मैग्नेटिक मोमेंट्स जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में या रैंडमली ओरिएंटेड है। ठीक है, ये उस वक्त की कहानी है जब एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई कोई नहीं किया। अब सेकंड हम क्या करते हैं, हम एक वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। जब वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कुछ मैग्नेटिक मोमेंट्स क्या करते हैं, अपने आप को अलाइन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये जब ये अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, इसका मतलब जो नेट इफेक्ट है मैग्नेटिक मोमेंट का वो कैंसल नहीं हो रहा होता, बल्कि वो जीरो नहीं हो रहा था, बल्कि उसकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होती है। अब अगर हम इस वीक फील्ड की जगह पे स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई करते हैं, देन व्हाट हैपन कि जिन मैग्नेटिक मोमेंट्स ने अपने आप को अलाइन कर लिया था अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, उनका रीजन बढ़ जाता है, उनका साइज बड़ा हो जाता है। ये साइज किस चीज का, ये जो बाउंड्रीज इस तरह की लगी हुई है, इसको हम कहते हैं डोमेन्स कहते हैं। मतलब इस मोमेंट की जो डोमेन है ये, और इस लाइन को हम डोमेन बाउंड्री कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई करते हैं तो अलाइंड मैग्नेटिक मोमेंट की जो बाउंड्री है एक्सपेंड कर जाती है, मतलब साइज उस डोमेन का बढ़ जाता है। अच्छा, यही बातें यहाँ पे लिखी हुई है, ये आपने पढ़ लेनी है। हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये टेम्परेचर के साथ इनकी क्या वेरिएशन है, क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, थर्मल एजिटेशन पैदा होती है। ठीक है, उस थर्मल एजिटेशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन हुए थे, वो पॉसिबल है कि वो उनकी अलाइनमेंट सस्टेन ना कर सके, लेकिन एक खास टेम्परेचर तक ये अलाइनमेंट कायम रहती है। जिस मतलब वो खास टेम्परेचर जहां तक इसकी अलाइनमेंट कायम रहती है उसको हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद जो मतलब इस टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद जो है क्या होता है, टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद जो है क्या कहते हैं, उसको सस्टेन नहीं कर पाता वो मटेरियल अपनी उस मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट है जो अलाइन हुए हैं वो थर्मल एजिटेशन की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगेन क्या होता है कि मतलब वो फिर फेरोमैग्नेटिक नहीं रहते, और इस क्यूरी टेम्परेचर से नीचे दैट मोमेंट द मैग्नेटिक मोमेंट्स आर अलाइंड एंड द सब्सटेंस इज फेरोमैग्नेटिक। लेकिन जब हम इस क्यूरी टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर से ऊपर चले जाते हैं, फिर द thermal agitation is great enough to cause a random orientation of the movements and the substance becomes paramagnetic। ठीक है, सेकंड हम टाइप करेंगे पैरामैग्नेटिक। ये कुछ इसकी एग्जांपल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की दी हुई है जिनके लिए क्यूरी टेम्परेचर लिखा हुआ है। ये 5 सब्सटेंसेस है। अगर इन 5 सब्सटेंसेस में से कोई सब्सटेंस, किस सब्सटेंस का मैं जिक्र करता हूँ कि कहीं पेपर में, इसका मतलब है इनके क्यूरी टेम्परेचर केल्विन में आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो और एक बच्चे का सवाल भी था कि क्या आज का लेक्चर इसमें सिलेबस में मिड टर्म में शामिल होगा। हाँ, शामिल होगा। ठीक है, तो ये भी आपने करना है। नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैव वीक मैग्नेटिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ एटम्स या आयंस दैट हैव परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, these moments interact only weakly with one another and are randomly oriented in the absence of external field। ठीक है, यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में जो जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा लें तो क्या होगा, क्या होता है कि जो
मैग्नेटिक मोमेंट है वो अपने आप को अलाइन नहीं रखते, बल्कि फिर से वो आपस में इंटरेक्ट करके रैंडमली ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो इस तरह ये वीक 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 मैग्नेट्स है। और जब हम एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को प्लेस करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, क्या होता है, इसके जो एटॉमिक मूवमेंट्स हैं दे टेंड टू लाइन अप विद द फील्ड। ये अलाइनमेंट जो है मस्ट कंपीट विद द थर्मल मोशन या थर्मल एजिटेशन व्हिच टेंड्स टू रैंडमाइज द मैग्नेटिक मोमेंट ओरिएंटेशन। ठीक है, तो लास्ट इसकी जो है टाइप डायमैग्नेटिक मटेरियल या डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म में क्या है, व्हेन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, क्या होता है, एक वीक मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो इंड्यूस हो जाती है। लेकिन पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में एक डिफरेंस है कि उसमें पैरेलल जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में अलाइन होते हैं, जबकि डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है, उसके ऑपोजिट अलाइन होते हैं। Although the diamagnetism is present in all matter, its effects are much smaller than those of paramagnetism या फिर ferromagnetism। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। अच्छा, इसके बाद वो कुछ मैंने डिटेल और लिखी है, ये भी आपने पढ़नी है, आपके कोर्स का हिस्सा है। वो डिटेल क्या है कि ये जो मैग्नेटिक मटेरियल हैं ये दूसरे मैग्नेट्स के ऊपर किस तरह की फोर्स लगाते हैं, और उनकी एक इलेक्ट्रॉन अगर सर्कल में ऑर्बिट कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वो दूसरे वो किस तरह की, मतलब उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये असल में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, जब मैंने ये केस किया था कि एक चार्ज है जो कि मूव कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे हमने डिस्कस किया था, ये आपने पढ़ लेना। ठीक है, at the end of this chapter I have given you some interesting and important information. You have to read this page and understand this page. This page is also included in your midterm exam, right? तो यहाँ तक था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी अटेंडेंस सेव कर रहा हूँ। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज पूछें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू आस्क। थैंक यू वेरी मच। बेटा ये चिन चिन हसमुख ये कौन है भला? ये अपना नाम बताएं। बेटा मैंने पूछा है, अपना नाम बताएं, या कोई क्वेश्चन है रेलेवेंट क्वेश्चन प्लीज पूछें। न्यूमेरिकल वो न्यूमेरिकल मतलब जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं सिर्फ वो करनी है, और मैं उनकी वैल्यू स्कैन करना एग्जांपल्स को, मैं उनकी पेपर में उनकी वैल्यू थोड़ी बहुत या थोड़ा प्रॉब्लम चेंज कर दूं तो वो आपको उसकी समझ होनी चाहिए। तो पेपर पैटर्न है, 3 क्वेश्चन दूंगा, और 3 क्वेश्चंस में एक एमसीक्यूज का होगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ठीक है, 30 नंबर का होगा। ठीक है, बेटा ये मैंने जो कहा है कि सवाल ऐसे लेक्चर से रिलेटेड तो प्लीज पूछे। ओके, थैंक यू वेरी मच।